कल हमने मेवाड़ की हिस्ट्री शुरू की थी। मैं आज थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको उसका कि कल क्या क्या पढ़ा था, फिर आज अपने नए वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, आगे अपने टॉपिक पढ़ लेंगे। तो जैसे कल क्या पढ़ा था हमने, तो कल अपन ने गुहिल वंश के बारे में पढ़ा था, गुहिल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। गुहिल वंश के बारे में, और गुहिल वंश के कुछ राजा पढ़े थे। जैसे कौन कौन से राजा पढ़े थे, तो हमने एक राजा बापा रावल का दो या बप्पा रावल का दो, एक राजा पढ़ा हमने अल्लट, और एक राजा पढ़ा हमने जत्र सिंह। ये सब जानकारियां कल पढ़ी थी हमने गुहिल वंश के बारे में, बापा रावल, अल्लट और जत्र सिंह। थोड़ा सा मैंने और बताया था मेवाड़ के दो चीजें बताई थी। एक तो मेवाड़ का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, उसका भौगोलिक विस्तार, और एक हमने पढ़े थे उसके प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स। ये वाला कल का अपना ले दे के लेखा जोखा है। सीधा सा ऊपर से आ जाओ अपने, सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेवाड़ का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, कि उसका भौगोलिक विस्तार कहां कहां था। मैंने आपको मैप के माध्यम से बाकायदा बताया था कि अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो कुछ पोर्शन है, इनको अपने मिलाएंगे तो वो अपना आज का क्या बन जाएगा, मेवाड़ बन जाएगा। फिर तो भौगोलिक विस्तार बताया था। फिर हमने उसके एंशिएंट नेम्स पढ़े थे कि उसके प्राचीन काल में उसको क्या बोलते थे। मैंने 3 नाम बताए थे आपको, कि इसको मेदपाट कहते थे, इसको प्रागवाट कहते थे, और इसको सिवी जनपद बोलते थे। तो 3 नाम हो गए उसके, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद नाम करके। फिर हमने गुहिल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा कि गुहिल डायनेस्टी क्या थी क्या नहीं थी, गुहिल कौन था कौन नहीं था, इसके बारे में कई जानकारियां पढ़ी। तो हमने इसके बारे में एक जानकारी पढ़ी थी कि गुहिल के लिए कहा जाता है कि वो गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी, वहां के कोई राजा थे शिलादित्य, उनका बेटा था, और मम्मी का नाम था पुष्पावती। फिर हमने इसके बारे में और पढ़ा था कि चूंकि गुफा के अंदर जन्म हुआ था, ऐसी कहानियां हैं, गुफा में जन्म हुआ, गुफा को गुहा बोलते हैं, केव केव के अंदर जन्म हुआ, उसको गुहा बोलते हैं, तो गुहा से गुहिल बन गया था इसका नाम। और हमने ये भी पढ़ा कि इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 566 ईस्वी के आसपास में रहा होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि अपने कैसे पता चलता है कि 566 के आसपास में रहा होगा। मैंने एक अभिलेख की बातें बताई थी आपको कि सामोली अभिलेख, इसके बारे में मैंने बताया था कब का है, कि ये वास्तव में अभिलेख तो है 646 एडी का, और ये वास्तव में कोई शिलादित्य नाम करके यहाँ पे राजा हुआ था, उसका अभिलेख है। कई बातें बताई थी मैंने आपको कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि शिलादित्य जो है वो गुहिल का 5वां वंशज है, कि पहले गुहिल हुआ था, फिर भोज हुआ था, फिर आपके नाग हुआ था, महेंद्र हुआ था, नाग हुआ था, और उनके बाद में आपके शिलादित्य हुआ था। तो उसका 5वां वंशज है, और 20-20 साल का टाइम मानते हैं, तो वो टाइम जाके आपका 566 एडी होता है। इससे पता चलता है कि गुहिल वंश उस टाइम शुरू हुआ होगा। फिर सामोली अभिलेख के बारे में हालांकि मैंने और बताया था कि अभिलेख कुछ अलग जानकारियां भी देता है। अभिलेख कहता है कि यहाँ पर एक कोई जंतक महतर नाम का बंदा था, और उसने एक माता जी का मंदिर बनवाया था, अरण्यवासिनी माता जी का मंदिर, जिनको आजकल अपने बोलते हैं जावर माता। और फिर मैंने और बताया उसमें कि यहाँ 18 प्रकार के आपके गायक रहा करते थे, खूब सारे धनी लोग रहा करते थे। और जब अंत समय आया तो जतक ने एक जगह पड़ती थी देवबुक, और उस देवबुक नाम के स्थान पर अग्नि के अंदर प्रवेश कर लिया था, फायर बाथ कर लिया था, एक तरीके से अग्नि में प्रवेश कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। गुहिल के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये सूर्यवंशी थे। हिंदू वाला तो है ही कि भाई सूर्यवंशी हिंदू थे, तो गुहिल के बारे में जानकारियां पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि इनका पहला कोई बड़ा राजा हुआ था, तो वो बड़ा राजा हुआ था बापा रावल। बापा रावल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसकी बातें कर लेते हैं अपने। बापा रावल के बारे में पढ़ा कि ये कोई हरित ऋषि का शिष्य था। फिर मैंने कहानी बताई थी कि हरित ऋषि गायन चराता था, हरित ऋषि महादेव जी के भक्त थे, महादेव जी से कह के इसको मेवाड़ का राज्य मांगा इसके लिए। और ये 734 ईस्वी में इन हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी के अंदर ये आपके मान मोरी नाम के राजा को हराता है चित्तौड़ में, और मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है, पर अपनी राजधानी ये नागदा में रखता है।
और नागदा के पास में एक जगह पर थी कैलाशपुरी, और वहां पर चूंकि महादेव जी के भक्त थे इसलिए एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है। खुद को एकलिंग जी का दीवान मानता है कि राजा मैं नहीं हूं, मैं तो उनका दीवान हूं। सोने के सिक्के चलाता है, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का था। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया, गजनी के राजा सलीम को हराता है, अपने भांजे को बना के आता है। हमने और पढ़ा कि एक इतिहासकार हुए CV वैद्य, हिस्टोरियन में चिंतामणि विनायक वैद्य, और वो इसकी तुलना एक फ्रेंच कमांडर से करते हैं, और उस फ्रेंच कमांडर का नाम है चार्ल्स मार्टेल। पाकिस्तान जा रहा था तो अफगानिस्तान जा रहा था, बीच में पाकिस्तान के एक शहर में रुका, उसका नाम पड़ गया, हमने कहा उसका नाम है रावलपिंडी। फिर हमने इसकी उपाधियां पढ़ी थी, कुछ हमने उपाधियां पढ़ी थी कि बापा रावल क्या क्या उपाधियां है। तो ये चूंकि हिंदुओं के लिए अंधकार दूर करने वाला है इसलिए इसको कह दिया भाई हिंदू सूर्य। राजाओं को एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहा था तो राजगुरु। चारों दिशाएं जीत ली तो हमने इसको कह दिया चकवे। हमने बापा रावल के बारे में खूब सारी बातें पढ़ी थी। फिर हमने एक राजा पढ़ा अल्लट। अल्लट के बारे में सीधी सीधी बातें तो ये है कि इसने एक दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़। पहले नागदा थी, आहड़ को एक सब सेंटर के रूप में स्थापित किया। हमने पढ़ा कि आहड़ के अंदर इसने विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था वरा। आहड़ के अंदर इसने अपनी नौकरशाही की स्थापना की थी, ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की थी। हमने एक इसके बारे में ये पढ़ा कि इसकी एक वो शादी जो हुई थी हूण राजकुमारी से भी थी, और उस हूण राजकुमारी का नाम हरिया देवी था, और हरिया देवी ने हर्षपुर नाम का गांव बसाया था। अब ये मैंने बताया था कि आहड़ राजधानी है, वराह का मंदिर है वहां पे, और नौकरशाही की स्थापना की। ये जानकारी कहां से मिलती है? तो हमने कहा ये जानकारी तो सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी, ये जानकारी कहां से मिलती है? हमने कहा ये आठपुर अभिलेख से मिलती है। सीधी सीधी याद रखने वाली बात। फिर एक राजा आपका देख लो जैतर सिंह। जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। जैतर सिंह के बारे में क्या पढ़ा हमने? तो जैतर सिंह के बारे में युद्ध पढ़ा था बूताला, मैंने बताया था 1227 में हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था, उसके साथ हुआ था। हालांकि जैतर सिंह जीत गया था, पर जब इल्तुतमिश की सेनाएं लौट रही थी तो उन्होंने नागदा को लूट लिया था, और नागदा को लूट के उसको तहस नहस कर दिया। इसलिए नई राजधानी बनाने की जरूरत पड़ी, तो नई राजधानी इन्होंने जाके बाद में चित्तौड़ बनाई, परमारों से छीन के चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। इतिहासकार हुए अपने दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा कि इसका जो टाइम है वो मिडिवल मेवाड़ का गोल्डन एरा है। इतिहासकार हुए अपने ओझा जी, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो गुलाम वंश था उसके जितने भी सुल्तान थे गुलाम डायनेस्टी के, उनके यदि कंटेम्पररी कोई हुआ था तो वो अपना जैतर सिंह हुआ था, और इसकी तारीफें उन विरोधियों ने भी की। मैंने कहा था इस युद्ध की जानकारी एक बुक में मिलती है, बुक का हमने नाम पढ़ा था हमीर मद मर्दन। मैंने कहा था यहाँ पे हमीर का मतलब है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश की घमंड को तोड़ दिया। बुक किसने लिखी? मैंने बताया था जयसिंह सूरी ने। जयसिंह सूरी कौन था? हमने फिर पढ़ा था कि गुजरात में कोई एक जगह पड़ती है धोलका, और वहां पे सोलंकियों की एक ब्रांच थी बघेल, और बघेलों का एक राजा था वीर धवल। वीर धवल के दो मंत्री थे, एक का नाम था वस्तुपाल, एक का नाम था तेजपाल, और ये उनका आदमी था जयसिंह सूरी। और उसने एक किताब लिखी और उसमें वीर धवल की तारीफ है कि साहब वीर धवल गया और ऐसे ऐसे जाके इल्तुतमिश को उस युद्ध के अंदर हरा के आया था। हालांकि बातें ऐसी नहीं है, जैतर सिंह ने उसको हराया था, अन्य कई अभिलेखों से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। तो कल इतनी सारी बातें हमने पढ़ी थी। आज हम आगे वाले राजा लेंगे, आगे वाली जानकारियां पढ़ेंगे, क्या चीज है क्या नहीं। ये वाला आप रिवीजन वापस कर लेना, मैंने करवा दिया, आप भी पढ़ लेना। और ये हैबिट भी डालना आप कि अपने कॉपी में एक पेज के अंदर जो पहले दिन पढ़ा हो उसको छोटे छोटे की पॉइंट्स के अंदर अपने लिख सकें, उनको याद कर सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आपने पढ़ लिया, पढ़ गया, अब मैं इसको रिवीजन कैसे करूं, मैं इसको याद कैसे करूं? तो कॉपी का एक पन्ना लिया, उसमें खाली की पॉइंट्स लिखे। मैंने तो की पॉइंट्स लिखे खाली कि बापा रावल के बारे में, हरित ऋषि। अब शिष्य था ये नहीं लिखना, अपने को पता है शिष्य था, हरित ऋषि है। आगे सीधा 734 मान मोरी चित्तौड़ लिख लिया। आगे नागदा, कैलाशपुरी, एकलिंग जी, दीवान लिख लिया। आपकी याद रह जाएगी सारी बातें अपने आप में। ये कल वाला रिवीजन था। अब नया नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने। आज कौन सा राजा पढ़ेंगे? तो आज अपने को रतन सिंह नाम का राजा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह का साथ में इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1302 से लेके 1303, 1302 से लेके 1303 तक ये राजा रहा था। एक साल के लिए राजा रहा था, 1302 से 1303 के बीच में। क्या है इसके बारे में अपने पढ़ने लायक बात, अपने वो देख लेते हैं कि अपने पास है क्या पढ़ने लायक। तो पढ़ने वाली बात यह है कि इसके टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये देख लो आप, सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब मेवाड़ का राजा कौन था? तो मेवाड़ का राजा अपने को दिख रहा है रतन सिंह था।
अब वही बातें कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ, उस आक्रमण के क्या कारण थे, उस आक्रमण के क्या परिणाम निकले थे, क्या कॉन्सिक्वेंस हुए उसके, क्या कोजेज रहे थे, उन सब के बारे में अपने देख लेंगे कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें नहीं। तो ये कुल मिला के आपने तो यहाँ तो इतना ही देखना है कि राजा कौन सा है, बाकी बातें मैं बता दूंगा। तो राजा तो कौन सा, तो राजा है अपना रतन सिंह। इसके बारे में, इसके टाइम की सबसे बड़ी घटना तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी एक दिल्ली का सुल्तान है, वो आक्रमण कर रहा है। और इसके क्या क्या पढ़ने अपने को, एक तो इसके कारण पढ़ने हैं और एक इसके क्या पढ़ने अपने को, कॉन्सिक्वेंस पढ़ने। बस ये बातें इतनी देख लो अपने। अब आप आगे देखो, मैं पढ़ा मत देता हूँ, समझा दूंगा मैं आपको ढंग से। नोट्स में आपके सब लिखा हुआ होगा, वहां से आप और टैली कर लेना। अब चलो अपने पढ़ते हैं। देखो देखना इधर आप, पहले कहा आक्रमण, अटैक। किसने किया, तो हमने वापस लिख रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक राजा था और उसने अटैक किया। कब किया, अभी ये याद रखने वाली बात है, 1303। ये याद कर लेना, कोई क्वेश्चन यहां से बना लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, तो 1303 में आक्रमण किया था। उस टाइम राजा कौन था, तो उस टाइम राजा रतन सिंह। स्वाभाविक सी बात है, कोई आक्रमण होगा तो उस आक्रमण के कुछ कारण होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण क्यों कर दिया, अपने इसके कोजेज देख लेते हैं, रीजंस देख लेते हैं इसके कि क्या कोजेज रहे होंगे इसके। देखो एक तो स्वाभाविक सा, एक सिंपल सा कारण होता है कि कोई भी एक राजा दूसरे राजा पे अटैक क्यों करेगा। तो इसका कारण ये कि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। सब में एम्बिशंस होते हैं कि वो जो अपना एम्पायर है उसको बढ़ाए, उसका और विस्तार करे, उसका एक्सपांसन करे। अलाउद्दीन खिलजी तो खुद यही चाहता था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले। और हम कहते हैं कि साहब, जो दिल्ली के मुसलमान राजा हुए थे उनमें अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा है जो साउथ इंडिया भी चला गया था और साउथ इंडिया को भी जीतने की कोशिश करता है। तो आप देख लो, जो इतना साम्राज्यवादी राजा होगा, इतना ज्यादा एम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी जो अपनाएगा, क्या वो दिल्ली के पास में राजस्थान को जीतने का प्रयास नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। तो एक कारण तो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी जो एम्पेरियलिस्टिक नीति थी, एम्पेरियलिस्टिक जो उसकी पॉलिसी थी, उसकी वजह से, साम्राज्यवादी नीति की वजह से वो चित्तौड़ को जीतना चाहता था। स्वाभाविक सी सीधी सी बात समझ में आ गई, इसलिए उसने आक्रमण किया था। बड़ा कारण हमेशा कोई अटैक लिखवा ले मेंस में, कभी आपको और दिमाग में आया नहीं है, एक तो ये पक्का ही चिपका देना, या इस वजह से करना चाहता था। और क्या कारण रहे होंगे, और जब हम किताबें पढ़ते हैं उनमें कारण देखते हैं तो अपने कारण मिलता है कि चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। और केवल स्ट्रेटेजिक ही नहीं, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी थी। मैं समझा दूंगा कैसे क्या, देख लो आप। एक तो स्ट्रेटेजिक को तो अपने हिंदी में कह देंगे सामरिक, और इकोनॉमिक तो अपने को समझ में आ ही रही है, आर्थिक का दो, व्यापारिक का दो, कुछ ही का दो। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। पहले अपने इसको बोल रहे हैं कि उसकी सामरिक, सामरिक उसका महत्व था, इंपॉर्टेंस थी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, क्या इंपॉर्टेंस रही होगी चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ की इंपॉर्टेंस ये है कि चित्तौड़ का किला एक पहाड़ पे बना हुआ है। कल ही मैंने बताया था कि जैतर सिंह ने जब उसके टाइम में नागदा लूट लिया था, तो उसने कहा ऐसा प्लेन में राजधानी नहीं होनी चाहिए, राजधानी कोई ऐसी जगह हो, पहाड़ों के ऊपर हो, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ताकि जल्दी से दुश्मन आके कम से कम लूट तो नहीं सके, कोई आनिया बानिया आके लूट मार तो नहीं करके जा सके, इसलिए पहाड़ों में राजधानी बनाई हुई। तो चित्तौड़ का किला बड़ी ऊंचाई पर बना हुआ किला, बहुत चारों तरफ से बड़ा रैम्पार्ट बना हुआ उसका, बड़ी चौड़ी दीवार बनी हुई उसकी, और जल्दी से न तो कोई किले पर पहुंच सकता है, न कोई किले की दीवार को तोड़ सकता है। फिर और सुनो, आज भी आप कभी चित्तौड़ का किला देखने जाओ तो आप नोटिस करना, चित्तौड़ के किले की बाउंड्री इतनी बड़ी है, मतलब कि उसके अंदर एग्रीकल्चर तक होती है, वाटर रिसोर्सेज खूब सारे, कुंड वगैरह उसके अंदर बनाए हुए। इसका मतलब था कि यदि कभी जरूरत पड़ जाए, ऐसा लगे कि घेर लिया गया है, बड़ा आक्रमण हो गया है, तो आप अपनी पब्लिक को किले के अंदर ला के रख सकते हैं, और अंदर खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की जाए। स्टोरेज है, तो स्टोरेज बहुत अच्छे थे, और युद्धों के टाइम में स्टोरेज के बहुत अच्छा महत्व हुआ करता था। तो एक वो भी बड़ी बात थी, किस वजह से भी चित्तौड़ का महत्व बढ़ रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये क्यों चाहिए, वो तो दिल्ली बैठा है, उसको चित्तौड़ में आगे क्या करना है। ये वो समय था जब भारत पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमणकारी थे, वो लगातार अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल एक दो बार तो दिल्ली के पास तक आ गए थे, इसलिए अलाउद्दीन को लगता था यार कल को खुदा ना खास्ता दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने क्या करेंगे,
इससे अच्छा कोई एक ऐसा किला हो, ऐसा फोर्ट हो, चारों तरफ से रैम्पार्ट से घिरा हुआ हो, जिसमें जल्दी से दुश्मन घुस नहीं पाए। और वो आसपास में कोई नजदीक किला उसको दिख रहा था, तो वो चित्तौड़ का किला दिख रहा था। इसलिए चित्तौड़ के किले का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। याद रखना, कभी आपसे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में पूछ ले, भाई चित्तौड़ का क्या सामरिक महत्व है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, बताना। कि पहाड़ी पर बना हुआ है, उसकी दीवार बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है, जिसको तोड़ के जाना संभव नहीं है, उसके अंदर स्टोरेज की बहुत अच्छी सी संभावनाएं हैं। तो इस वजह से कोई भी राजा ये चाहता था कि ऐसा सुरक्षित किला मेरे पास में रहेगा, तो मैं उसके अंदर रह के अपनी अपनी सेना की, अपनी जनता की रक्षा बहुत अच्छे से कर सकूंगा। एक बात और लिखी मैंने, इकोनॉमिक, आर्थिक। फिर अपने को लगता यार चित्तौड़ का क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रहा होगा, वापस सुनना। देखो, अपने इंडिया में दो जगह, उत्तर भारत में बेसिकली, नदर्न इंडिया जो अपना है, उत्तर भारत है, उसमें दो जगहों का बड़ा महत्व था इकोनॉमिकली। किस किस का? एक तो गुजरात का, गुजरात का ऊपर वाला, ये मान लो इतना वाला पोर्शन, गुजरात वाला पोर्शन। और एक जगह जो थी, ये अपना इधर वाला राजस्थान कर लो, तो एक जगह अपने राजस्थान की लगती हुई मालवा। इन दो जगह का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था, एक तो गुजरात का और एक मालवा का। मालवा कहां पे आता है? एमपी, अपने मेवाड़ के टच करता हुआ जो एमपी का पोर्शन है, उसको हम मालवा बोलते हैं। कभी आपने कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम सुने? देखो, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये वाला जो इलाका, इसको अपने क्या बोलते हैं? मालवा। हरा भरा प्रदेश, बहुत अच्छी सी खेती होती है। जहां पर जितनी ज्यादा खेती होगी, वहां से उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। जहां से जितना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, वो राजा उतना ही शक्तिशाली होगा। जो राजा जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके पास उतनी बड़ी सेना होगी। जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना होगी, वो उतना ही बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लेगा। इसलिए दिल्ली में बैठा हुआ हर सुल्तान चाहता था कि मालवा के ऊपर कब्जा कर ले, तो मालवा में कब्जा करना जरूरी था। ठीक है, फिर गुजरात। गुजरात में पोर्ट लगता है, समुद्र का कोस्टल एरिया था। और अपने अरब यात्रियों की तरफ से, अरब जितने भी मर्चेंट आया करते थे, उनके द्वारा जो भी ट्रेड किया जाता था, वो जो सारे पोर्ट थे, वो गुजरात वाले पोर्ट थे। इसलिए जिसके पास गुजरात वाले पोर्ट रहेंगे, वो अरबों से, अरब जो मर्चेंट है, उनके साथ व्यापार बहुत ढंग से कर पाए। फिर वो मिडेवल चल रहे हैं, मिडेवल में युद्ध ज्यादा हो रहे हैं। युद्धों में सबसे अच्छी जरूरत किसी की? तो घोड़ों की जरूरत थी, और जो अरेबिक हॉर्सेस थे, वो सबसे अच्छे माने जाते थे। इसलिए अरबी घोड़े किसके पास ज्यादा आएंगे? जिसके पास पोर्ट्स होंगे। पोर्ट्स होंगे तो ट्रेड ज्यादा अच्छा करेगा, तो घोड़े भी उधर से ज्यादा मंगवा लेगा। इसलिए कोई भी दिल्ली का राजा गुजरात पे भी कब्जा करना चाहता है। ठीक है, दो चीजें, ट्रेड के लिए गुजरात, एग्रीकल्चर के लिए मालवा। दिल्ली वालों को कब्जा करना है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात, दोनों जगह जाने का जो रास्ता था, वो अपने चित्तौड़ के बीच से होकर जाया करता था। यदि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, तो भी आपको चित्तौड़ के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। आपको दिल्ली से मालवा जाना है, तो भी चित्तौड़ की बाउंड्री से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं, तो मैं गुजरात और मालवा का जो कंट्रोल है, वो बहुत ढंग से कर पाऊंगा। क्योंकि एक लफड़ा और होता था। देखो, होता क्या है कि जो पैसे वाले राजा होते गुजरात मालवा के, भाई यहाँ पे अलग राजा बनते। अब मान लो अलाउद्दीन खिलजी आया, और अलाउद्दीन खिलजी ने आके उनको हरा दिया। गुजरात के राजा को हरा दिया, मालवा के राजा को हरा दिया, और हरा के उनको कहा कि आज के बाद रे तुम टैक्स मेरे को दोगे। उनका ठीक है, साहब दे देंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी उनको धमकियां देके, पैसे वैसे लेके, उनके पास से घोड़े वोड़े लेके यहाँ से वापस चला गया दिल्ली। और जैसे वो दिल्ली पहुंचा, और गुजरात और मालवा वाले राजाओं ने कहा कि हम तो आज रुपए देंगे, कल रुपए देंगे, क्योंकि तब इतना कम्युनिकेशन था नहीं, ट्रांसपोर्टेशन था नहीं। तो सब जानते थे कि यार बार बार दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा आना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, और ये दोबारा आएगा, वापस जाएगा, वापस आएगा, ये इसके लिए संभव नहीं है। तो एक बार आगे लूट मार करके चला गया, अब कई साल बाद में आएगा, तब तक नहीं भेजेंगे, तो नहीं भेजेंगे। इसलिए राजा मना कर दिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन को पता था, यदि चित्तौड़ में मेरा बंदा बैठ गया, तो चित्तौड़ से गुजरात भी कंट्रोल हो जाएगा, और चित्तौड़ से मालवा भी कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, और चित्तौड़ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो ये याद रख लेना कि कोई पूछेगा भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्यों हमला किया? क्योंकि चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। कैसे? मैंने बता दिया, किले की वजह से। इकोनॉमिक क्यों है? क्योंकि दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा वाला जो रास्ता है, वो कहां से होकर गुजरता था? आप मेवाड़ को तो मेवाड़ का दो, चित्तौड़ को तो चित्तौड़ का दो। और देखते हैं इसके बाद में, देखते हैं अपने और कौन कौन से रहे होंगे आपके, इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंस रही होगी इसकी। और अब देखो, मैंने एक बात बताई आपको कि दिल्ली से गुजरात जब जाते हैं, तो रास्ता अपने मेवाड़ के अंदर से होकर जाता था। 1299 के आसपास में
यही अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहा है। दिल्ली से गुजरात जाएंगे तो रास्ते में क्या आएगा, मेवाड़, और मेवाड़ के अपने राजा हुआ करते थे समर सिंह। ये जो हम रतन सिंह पढ़ रहे हैं इसके पापा समर सिंह एक राजा हुआ करता था। और अब आप किसी के घर के अंदर से निकलोगे तो उससे रास्ता तो मांगना पड़ेगा। गांव में चाचा जी के खेत से निकलते तो भी रास्ता मांगना पड़ता है। और अलाउद्दीन ने समर सिंह को कहा, समर सिंह जी मेरे को यार गुजरात जाना है, आपके घर के अंदर से होके जाना है, प्लीज थोड़ा रास्ता दे दो। समर सिंह ने कहा भाई साहब रास्ता दे देंगे लेकिन टोल टैक्स लगेगा। रास्ते का कर लगता है, आप कहीं जा रहे हो तो बीच में टोल बने होते हैं, तो उसने कहा मेरी जगह से जाओगे तो आपको टोल देना पड़ेगा, रास्ते का कर देना पड़ेगा, मार्ग कर देना पड़ेगा आपको। अलाउद्दीन ने कहा यार स्टाफ तो चलाओ कम से कम, आप राजा हो मैं राजा हूं, ये तो मतलब यार मैं आपको थोड़ी छेड़ रहा हूं कोई। उसने कहा कि नहीं ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है मैं एक बार दे जाऊंगा, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे गुजरात जाना जरूरी है, पर वापस आते टाइम तेरे को मारूंगा मैं। उसने कहा वापस आते टाइम किसने देखी रहे, जो करेंगे वो करेंगे, अभी तो तू एक बार दे के जा। बेचारा अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह को टैक्स देके गया वहां पे। समर सिंह ने गुजरात जाते समय अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी तो गुजरात लूट लाट के वापस चला गया, और वो तो शायद इस बात को भूल भी जाता। पर होता क्या है जी, आपके जो आस पड़ोसी होते हैं वो कई घटनाओं को भूलने नहीं देते। अब जो अलाउद्दीन खिलजी के आसपास वाले थे वो अलाउद्दीन खिलजी को छेड़ते। दरबार लगा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, कोई सामने दरबारी बैठे। अलाउद्दीन खिलजी कभी कहे कि मैंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है, मैं सिकंदर दूसरा सिकंदर हूँ, जैसे सिकंदर ने दुनिया जीती थी मैं दुनिया जीत लूंगा। और आगे जो बैठे हुए तो एक दूसरे की तरफ देख के आंखों आंखों में इशारे करके हंसते। अलाउद्दीन कहते क्या हो रहा है, किस बात पे हंस रहे हो? नहीं नहीं क्या, मैं तो यूं ही किसी बात पे हंसी आ गई थी। नहीं नहीं बताओ क्या बात है? ना ना कोई पुरानी बात याद आई थी। कौन सी पुरानी बात? कि वो एक बार अपने उधर जा रहे थे ना, किधर, तो अपने वो चित्तौड़ जा रहे थे ना, तो टोल टैक्स होता है ना एक टोल टैक्स, फिर हंसने लग जाते। तो अलाउद्दीन की एक बात समझ में आ गई कि यार ये मुझे चिढ़ाते हैं उस चक्कर के अंदर, और ये कहते हैं कि तू कहता है मैंने दुनिया जीत ली, यहाँ चित्तौड़ वालों ने तेरे से टोल टैक्स ले लिया था और तेरे को जाने नहीं दिया था, रास्ता तक तो नहीं दिया था, तू कह रहा है मैंने पूरा भारत जीत लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब तो भाई इसका बदला लेना ही पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, सुल्तान के लिए नाक का सवाल बन गया था कि मैं चित्तौड़ को जीतूं। तो एक कारण ये भी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, इस वजह से भी चित्तौड़ को जीतना चाहता है। फिर आप एक चीज देखो, भूताला का युद्ध होता है, भूताला के युद्ध के अंदर जो आपका जेतर सिंह है, वो जेतर सिंह आपके इल्तुतमिश को हराकर वहां से वापस भेज देता है। ठीक है, समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाते समय टैक्स ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, चित्तौड़ का जो इन्फ्लुएंस है, चित्तौड़ की जो पावर है वो बढ़ रही है घट रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है। दिल्ली वालों से चला चला के पंगे ले रहे हो आप। कौन राजा ये चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे किसी दूसरे राजा की और अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ जाए, प्रभाव इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपने को डिस्टर्ब करने लग जाए? और दिल्ली वालों को लगता है अरे चित्तौड़ वाले ये हमें तंग करने लगे, इसलिए उनके इन्फ्लुएंस को कम करना जरूरी था, उनका जो प्रभाव था उसको कम करना जरूरी था। एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो चित्तौड़ का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था, मेवाड़ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और उस इन्फ्लुएंस को घटाना चाहते थे। मूल कारण तो यही है आपके। क्या कारण है? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो एम्बिशंस थे, एम्परियलिस्टिक एम्बिशन थे, वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। और क्या कारण है कि चित्तौड़ स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था, जहां पे बैठ के गुजरात मालवा का जो ट्रेड और एग्रीकल्चर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वहां से टैक्स इजीली लिया जा सकता है, और यहाँ पे बैठ के अपनी सेना की, परिवार की, जनता की रक्षा भी थोड़ी ढंग से की जा सकती है। किला बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है। एक सुल्तान ने उसे प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था। क्यों? क्योंकि जब वो 1299 में गुजरात अटैक के लिए जा रहा था तो चित्तौड़ का राजा था समर सिंह, और समर सिंह ने उससे टैक्स ले लिया था। फिर चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा है तो उसको घटाना है। फिर एक कारण जो आप सब जानते हो, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, ऐसी कहानियां हैं कि जो रतन सिंह था उसकी एक रानी थी पद्मिनी, उसकी क्वीन हुआ करती थी पद्मिनी नाम करके, और वो जो रानी पद्मिनी थी वो बहुत सुंदर थी, और ऐसी अपने पास में कई किंवदंतियां, कई कहानियां मैं और बता दूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी उसको प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया। हालांकि हमारे इतिहासकार मानते हैं कि ये बहुत गौण कारण है, मतलब आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप नहीं मानो तो भी चल जाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पर अटैक किए थे और सब जगह कोई पद्मिनियां थोड़ी थी। राजा के आक्रमण का कारण कम से कम लुगाइयां तो नहीं होती है, आक्रमण के कारण दूसरे रहे होते हैं, पर साथ में छोटा मोटा ये भी चल जाता है।
तो कभी आपसे प्री में कोई पूछ ले इनमें से कारण कौन सा था, कारण कौन सा नहीं था, तो याद रखना। मेंस में पूछ ले कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया उसके कारण क्या क्या थे, तो आप सारे कारण बता देना। बता सकते हो आप सारे कारण? ये तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण 5 कारण लिखे हमने, 5 कॉजेज लिखे, ये 5 के 5 याद रखें। अब पद्मिनी की बात है, मैं थोड़ी सी इसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा।